हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है CRN गुप्ता और उम्मीद करते हैं आप लोगों की तैयारी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोग अभी वीडियोस देख रहे हैं, हम लोग अभी वीडियोस के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं आपके इकोनॉमिक्स का, माइक्रो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का, उसे हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो इसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आइए हम लोग आज पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 हमारा है डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। तो पिछले 3 वीडियोस में आपको 3 चैप्टर्स के पूरे डिटेल में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनका लिस्ट आपको मिल चुका है। आइए आज हम लोग चौथा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, मांग में कौन सा तत्व निहित होना आवश्यक है। विच एलिमेंट इज इसेंशियल फॉर डिमांड। पहला, वस्तु की इच्छा, डिजायर टू कंज्यूम, एक निश्चित मूल्य, गिवन प्राइस, साधन व्यय करने की तत्परता, विलिंगनेस टू स्पेंड। तो देखिए ये डिमांड चैप्टर का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट। एक डिफरेंस होता है डिजायर में और एक डिफरेंस होता है डिमांड में। डिफरेंस बिटवीन डिजायर एंड डिमांड बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होता है। अगर आपको केवल और केवल एक ऑब्जेक्ट को कंज्यूम करने की इच्छा है तो वो हो जाएगा डिजायर। लेकिन अगर आपको एक ऑब्जेक्ट को कंज्यूम करने की इच्छा भी है प्लस आपके पास पैसे भी हैं, साधन भी है, आप उसके लिए उतना खर्चा करने के लिए रेडी भी हैं, तब कहलाता है वो डिमांड। केवल और केवल इच्छा रखने से काम नहीं चलेगा। डिमांड कहलाना है तो उसके लिए रिसोर्सेज का स्पेंड होना भी जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर डिजायर तो है ही, इच्छा तो है ही, हमारे पास विलिंगनेस टू स्पेंड, खर्चा करने की भी इच्छा है, हमारी खर्चा करने की मनसा भी है। जिस प्रोडक्ट को हम कंज्यूम करना चाहते हैं उसका एक प्राइस भी है, तो ये हमारे लिए हो जाएगा डिमांड। इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। मतलब डिमांड के लिए आपको क्या क्या चाहिए, डिजायर होना चाहिए, आपको उस वस्तु को कंज्यूम करने की इच्छा होनी चाहिए, उस वस्तु का कीमत आपको पता होना चाहिए और उस वस्तु की कीमत आप पे कर सके इतनी आपकी औकात होनी चाहिए, तब कहलाएगा वो डिमांड। तो ये है आपका पहला, जिसका आंसर हो जाएगा डी। दूसरा क्वेश्चन, मांग वक्र की सामान्यतः ढाल होती है। डिमांड कर्व जनरली स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो देखिए डिमांड कर्व आप लोग सब लोग जानते होंगे। डिमांड कर्व कैसा होता है, ऐसा होता है, यहां पर होता है प्राइस, यहां पर होता है क्वांटिटी, ठीक है। तो डिमांड कर्व का जो ग्राफ होता है, डिमांड कर्व का ग्राफ नेगेटिवली स्लोप्ड होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऊपर से नीचे की तरफ डिमांड कर्व का ग्राफ जो है वो आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पैरेलल टू एक्स, पैरेलल टू वाई। डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देखिए यहां ऊपर है, जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट साइड में जाइएगा, लेफ्ट से राइट साइड में जाइएगा, ये डाउनवर्ड साइड जाएगा। सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती है। इन विच गुड्स प्राइस फॉल डज नॉट मेक एनी इंक्रीज इन डिमांड। ऑप्शन है नेसेसरी गुड्स, अनिवार्य वस्तुएं, आरामदायक गुड्स, कंफर्टेबल गुड्स, विलासिता वस्तुएं, लग्जरियस गुड्स। तो देखिए हमने पढ़ा था क्लास में कि जो हमारा नेसेसिटी गुड्स होता है, अनिवार्य वस्तुएं जो होती हैं, इनका प्राइस बढ़े या घटे, जितना डिमांड होना है उतना तो होगा ही, उससे कोई असर नहीं पड़ेगा। हमने इसका एक एग्जाम्पल भी लिया था, जैसे हमने लिया था LPG गैस सिलेंडर। एक ज़माना था जब हम लोग बच्चे थे, LPG गैस उस समय आता था 400 रुपये का, आज 1000 रुपये के ऊपर क्रॉस कर चुका है। लेकिन फिर भी हमारे घर में उसकी डिमांड होती है, हर महीने एक लगता है तो लगता है, वो लगेगा ही लगेगा। तो अगर इनका प्राइस जो है वो कम हो जाए तब भी उतना ही ज़रूरत पड़ेगा, अगर इनका प्राइस बढ़ जाए तब भी उतनी ही की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा अनिवार्य वस्तुएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले में प्रयोग किया जा सकता है। चैप्टर में 2 तरह की वस्तुओं के बारे में आपको पढ़ना था। एक होती है पूरक वस्तुएं जो साथ साथ चलती हैं, एक होती है सब्स्टिट्यूट गुड्स जिसको हिंदी में कहते हैं स्थानापन्न वस्तुएं। क्रिकेट में भी आप सुने होंगे स्थानापन्न खिलाड़ी, सुपर सब एक होता है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है एक ऐसा प्रोडक्ट
अगर आप इसको यूज़ नहीं करेंगे तो उसको यूज़ कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोका कोला, पेप्सी, बॉल पेन, इंक पेन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्थानापन्न वस्तु, सब्स्टिट्यूट गुड्स। इन वस्तुओं का हम एक दूसरे के बदले ऑल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं। उसके बाद पांचवा, मांग का नियम है गुणात्मक कथन, मात्रात्मक कथन, क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। लॉ ऑफ डिमांड, तो देखिए जो लॉ ऑफ डिमांड है वो कहता है, लॉ ऑफ डिमांड में लिखा क्या, लॉ ऑफ डिमांड में लिखा है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे डिमांड कम होगा, जैसे जैसे प्राइस कम होगा वैसे वैसे डिमांड बढ़ेगा, कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट। लेकिन कितना बढ़ने पे कितना कम होगा और कितना कम होने पे कितना बढ़ेगा, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं किया हुआ, केवल डायरेक्शन दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड नहीं दिया हुआ। तो जब डायरेक्शन देता है, मैग्नीट्यूड नहीं देता है, ऐसे स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे स्टेटमेंट को हम लोग कहते हैं क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। केवल डायरेक्शन दिया है कि इनवर्स डायरेक्शन में काम होगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा, लेकिन कितना ये नहीं बताता है लॉ ऑफ डिमांड। तो ये इसका आंसर हो जाएगा गुणात्मक कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग। कॉफी और चाय आप लोग जानते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है। एक का प्राइस अगर बढ़ेगा तो दूसरा जो है रिलेटिवली सस्ता हो जाएगा, लोग सस्ते की तरफ जाएंगे, लोग उसका कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि कॉफ़ी का मूल्य बढ़ रहा है, कॉफ़ी का प्राइस बढ़ रहा है, तो लोग कॉफ़ी को कम कंज्यूम करेंगे, चाय को ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, तो कॉफ़ी का मूल्य बढ़ेगा, चाय का डिमांड बढ़ेगा। तो देखिए डिमांड ऑफ टी इंक्रीज करेगा। ऐसे भी हम आप लोगों को क्लास में बताए हुए हैं कि सब्स्टिट्यूट गुड्स में, सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में प्राइस में, एक गुड्स के प्राइस में और दूसरे गुड्स के क्वांटिटी डिमांडेड में डायरेक्ट रिलेशन होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्या होता है, इनडायरेक्ट इनवर्स रिलेशन होता है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स यहाँ पे एक का प्राइस बढ़ रहा है, दूसरे का क्या होएगा, डिमांड बढ़ जाएगा। सातवां, मांग में संकुचन तब होता है, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड अपीयर्स व्हेन। तो जरा देखिए डिमांड जो है, दो टर्म आपको पता होंगे, एक होता है चेंज इन डिमांड और एक होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड दोनों में अंतर आपको समझ आ रहा होगा। चेंज इन डिमांड कब होता है, जब हम लोग प्राइस को छोड़कर बाकी फैक्टर्स जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं उसमें चेंज करें और उसकी वजह से डिमांड में कुछ चेंज हो, तब ऐसे सिचुएशन को कहते हैं चेंज इन डिमांड। ठीक है, यहां पर कौन कौन से फैक्टर्स में चेंजेस होगा अदर देन प्राइस। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जब केवल और केवल प्राइस में चेंज करने की वजह से क्वांटिटी में चेंज आए उसको कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है कॉन्ट्रैक्शन और एक होता है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन या इसी को एक्सटेंशन भी कहा जाता है। तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है जब प्राइस जो है वो बढ़े और डिमांड कम हो, ऐसी सिचुएशन को कहते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तो देखिए आपसे क्वेश्चन यही पूछा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड क्या होता है, तो जब प्राइस बढ़े क्वांटिटी घटे। देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन है, प्राइस राइजेस डिमांड फॉल्स, पहला ही ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये तो सही होगा ही, बाकी का पढ़ लेते हैं कहीं, बोथ एंड बी या ऑल ऑफ दीज वाला तो सिचुएशन तो नहीं है। कीमत बढ़ती है और मांग बढ़ती है, ये नहीं होगा। कीमत स्थिर रहती है और मांग घटती है, ये भी नहीं होगा। कीमत घटती है मांग स्थिर रहती है, ऐसा भी नहीं होगा। सही आंसर हो जाएगा 7 का ए। ठीक है, तो हर क्वेश्चन को आप समझ रहे होंगे, हर क्वेश्चन को हम लोग केवल ए बी सी डी टिक नहीं मार रहे, हर क्वेश्चन को प्रॉपर्ली डील करके समझ रहे हैं। बहुत सारा कॉन्सेप्ट अगर किसी का क्लियर नहीं होगा तो इसी से क्लियर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता है, इनमें से कौन सा ऐसा आइटम दिया हुआ है जिसमें आप चेंज करेंगे लेकिन उसको चेंज करने की वजह से डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा। तो पहला देखिए मूल्य में परिवर्तन, मूल्य में परिवर्तन करेंगे तो डिमांड में तो चेंज आएगा ही, तो ये तो होगा नहीं आंसर। चेंज इन इनकम, इनकम में चेंज करेंगे तो भी डिमांड में चेंज आएगा। जैसे जैसे आदमी की इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ता है। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट का इनकम के साथ कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। चेंज इन टेस्ट एंड फैशन, टेस्ट एंड फैशन का मतलब है कि जैसे जैसे समय के साथ साथ मार्केट में अलग अलग चीज़ों का ट्रेंड चलता है, डिमांड भी उसी हिसाब से चेंज करता है। जैसे कभी जमाना था कार्गो जीन्स का, आज
वैसा ज़माना नहीं है, कभी ज़माना था फेडेड जीन्स का, आज वैसा ज़माना नहीं है, ठीक है। तो उन चीज़ों की डिमांड नहीं होगी। तो ये तो सारे आपको डिमांड को अफेक्ट करने वाले ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज। सही आंसर हो जाएगा इसका डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तुओं की मांग, विथ अ राइज इन प्राइस द डिमांड फॉर गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स आप लोग को याद होगा, गिफिन गुड्स एक स्पेशल टाइप का इंफीरियर गुड्स होता है जिस पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाला कहानी तो याद होगा ही आप लोग को, जब मीट और ब्रेड दोनों का कीमत बढ़ रहा था, लेकिन मीट का कीमत ज़्यादा बढ़ रहा था, ब्रेड का कीमत कम बढ़ रहा था। तो इवन दो ब्रेड का कीमत बढ़ रहा था, लेबर्स ने क्या किया था? ब्रेड का डिमांड जो है वो बढ़ा दिया था। तो गिफिन गुड्स के केस में क्या होता है? जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है उनका डिमांड भी बढ़ता है। तो मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तुओं की मांग, मूल्य में वृद्धि होगी, गिफिन वस्तुओं की मांग में भी क्या होगी? वृद्धि होगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी सामान्य वस्तु के मांग वक्र की ढाल होती है, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व ऑफ ए नॉर्मल गुड इज नेगेटिव। फिर से समझ लीजिए, ये है आपका डिमांड कर्व, इधर होता है प्राइस, इधर होता है क्वांटिटी। तो ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, एक बढ़ रहा है और दूसरा घट रहा है, दोनों में क्या है? नेगेटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। इसलिए इसका ग्राफ का शेप जो है, कर्व का जो शेप है नॉर्मल गुड्स का, वो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव स्लोप हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा नेगेटिवली स्लोप्ड, नेगेटिवली स्लोप्ड। इलेवेंथ नंबर, आय बढ़ने पर उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग घटा देता है? जैसे जैसे वस्तु की आय बढ़ेगी, सॉरी व्यक्ति की आय बढ़ेगी, जैसे जैसे एक पर्सन की इनकम बढ़ेगी, पर्सन इंफीरियर गुड्स को छोड़ देगा और नॉर्मल गुड्स या सुपेरियर गुड्स को कंज्यूम करेगा। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है? इनकम इंक्रीज हो रहा है, कस्टमर क्या डिक्रीज करेगा? कस्टमर डिक्रीज करेगा इंफीरियर गुड्स का कंजम्पशन, इंफीरियर गुड्स का कंजम्पशन जो है वो कस्टमर कम कर देगा। सही आंसर हो जाएगा 11 का ए। 12 नंबर देखिए, मांग में परिवर्तन का कौन सा कारण है? किन किन रीजंस की वजह से मांग में परिवर्तन होता है? तो जरा ऑप्शन देखिए, चेंज ऑफ कंज्यूमर्स इनकम, जब एक कस्टमर का इनकम बढ़ जाए तो क्या मांग में परिवर्तन होता है? बिल्कुल होता है। चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स के कीमत में अगर परिवर्तन हो जाए तो क्या मांग में परिवर्तन होगा? बिल्कुल हो जाएगा। रिलेटेड गुड्स का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो अगर इन दोनों के प्राइस में कुछ परिवर्तन हो जाए, कुछ चेंज हो जाए, तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट जिसकी बात कर रहे हैं उसके डिमांड में भी चेंज हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन सही है। जनसंख्या वृद्धि, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ये तो है ही, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा डिमांड होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन देखिए, जब x वस्तु की कीमत का परिवर्तन y वस्तु की मांग को प्रभावित करता है तब यह मांग कहलाती है। When change in the price of goods x के प्राइस में चेंज हो रहा है, ठीक है। किसके प्राइस में चेंज हो रहा है? x के। अफेक्ट्स द डिमांड ऑफ गुड y के डिमांड में परिवर्तन हो रहा है। तो ऐसे डिमांड को क्या कहते हैं? ऐसे डिमांड को कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी, तिरछी मांग। ऐसे डिमांड को कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस डिमांड। एक का प्राइस बढ़ेगा, दूसरे का डिमांड बढ़ेगा या घटेगा, जो भी हो, तो इसको कहते हैं हम लोग क्रॉस डिमांड, ठीक है। जब प्राइस की वजह से चेंज होता है डिमांड तो उसको कहते हैं प्राइस डिमांड। जब इनकम की वजह से चेंज होता है तो इनकम डिमांड। जब दूसरे प्रोडक्ट की वजह से मेरे प्रोडक्ट का डिमांड में कुछ चेंजेज आए, क्रॉस डिमांड, ठीक है, क्रॉस डिमांड होगा इसका आंसर। 14 नंबर, मांग फलन को निम्नलिखित में कौन सा समीकरण व्यक्त करता है? तो डिमांड फंक्शन को कैसे लिखा जाता है? डिमांड फंक्शन इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ बहुत सारी चीजें होते हैं, प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट, प्रेफरेंस, ठीक है, सीजन, जनसंख्या, पॉपुलेशन, ठीक है। इस तरीके से हम लोग बनाते हैं इसका, एक पर्सन की इनकम। डिमांड फंक्शन ऐसे बनता है। तो डिमांड फंक्शन क्या है? डिमांड फंक्शन एक फंक्शन है, एक फंक्शन है बहुत सारे वेरिएबल्स का, उसमें प्राइस भी एक वेरिएबल होता है। सही आंसर हो जाएगा dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ px। केवल px नहीं होगा,
dx इज इक्वल टू पी एक्स, ये भी नहीं होगा। dx इज ए फंक्शन ऑफ पी एक्स, ये होगा। तो इसी के साथ आपके फोर्थ चैप्टर डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड चैप्टर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका रिवीजन कंप्लीट होता है ऑब्जेक्टिव्स का। इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को आप लोग जरूर पढ़ेंगे, जरूर देखेंगे, वीडियोस को बार बार देखेंगे, ताकि आपके ऑब्जेक्टिव्स में कोई कमी ना रह जाए। हमारा मकसद है पूरे 50 में 50 नंबर लेके आना। मैं आपको अपने बारे में एक बात बता दूं, जब मैं 12th क्लास में था तो हम लोग का अकाउंटेंसी जो है इसमें 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता था, बीएसटी जो है इसमें 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता था, और ईपीएस जो है इसमें 28 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता था, और इकोनॉमिक्स जो है इसमें 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता था। तो मैंने जो भी पेपर्स लिए थे इसमें से, उसमें मेरे सारे के सारे ऑब्जेक्टिव सही हुए थे। मैंने इसमें से चारों पेपर लिया हुआ था और मेरे पूरे 148 हो रहा है ना, पूरे 148 के 148 ऑब्जेक्टिव सही हुए थे। उनमें से फिर हमारा, क्योंकि मैं एमएस कॉलेज से था तो इकोनॉमिक्स वाला सिस्टम था नहीं, तो मेरा ईपीएस रह गया। तो ईपीएस का टोटल ऐड करके 108 ऑब्जेक्टिव्स मेरे पूरे के पूरे सही हुए थे। तो ऑब्जेक्टिव्स ही हैं जो आपको श्योर शॉर्ट मार्क्स दिलाते हैं, सॉलिड मार्क्स दिलाते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स पे जरूर फोकस करेंगे, और मिलते हैं आप लोग से एक ऐसी ही वीडियो में, फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगले चैप्टर की तैयारी करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।